Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture 10 of differential geometry. In this lecture, we will start building the basics of space curves, theory of space curves. In the last lecture, we discussed fundamental theorem of plane curves and also proved that the signed curvature is the only invariant of the plane curve. We also discussed that if we replace signed curvature by curvature, we cannot recover the curves up to isometry of a plane. We keep on discussing some aspects of fundamental theorem of plane curves, and we will also build the startup for the space curves in this lecture. I am Dr. Mubin Munir, and this is course Differential Geometry with code MAT 4117. Now we move towards space curves. We want to find all space curves if we know the curvature. अगर curvature हमें given हो, curvature only, not sine curvature. अब हम space curve की बात करते हैं. Space curve में sine curvature की terminology hold नहीं करती. तो क्या हम स्पेस कर्व की कर्वेचर, अगर कर्वेचर गिवन हो तो कर्व फाइंड कर सकते हैं अप टू आइसोमेट्री? इसकी एक काउंटर एग्जांपल मैं दे रहा हूं. फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कीजिए सर्कल. ये पैरामीटराइजेशन यानी अगर आपने डिटरमिन करने हो ऑल स्पेस कर्व्स हैविंग कर्वेचर इक्वल टू 1 फॉर ऑल एस. सो एक आंसर तो ये है कि आपके पास ये एक सर्कल है, यूनिट सर्कल विद रेडियस 1. इसकी पैरामीटराइजेशन आपके पास ये है cos s sin s1 अगर आप इसे स्पेस में कंसीडर करें. तो इस वन का मतलब ये है कि ये जो कर्व है ये प्लेन में नहीं पड़ा हुआ, ये एक्चुअली ये जो कर्व है यहाँ आपका z इक्वल्स टू 1 है. तो ये कर्व आपके पास यहाँ पे है, यहाँ पे एट दिस लेवल सर्कल. सो कर्वेचर क्या है? कर्वेचर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव as it is unit speed curve. So first derivative इसका क्या आएगा? Simple, minus sin s cos s और 0. सेकेंड डेरिवेटिव फर्दर इसका लें वो ये आएगा, इसकी मैग्नीट्यूड निकालें तो वो 1 आ जाएगी. ये कर्वेचर इसकी 1 आ गई. यानी एक कर्व हमने स्पेस कर्व देख लिया, यूनिट सर्कल. अगर उसको स्पेस में रखा जाए तो वो यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल है जिसकी कर्वेचर कॉन्स्टेंटली 1 है. यानी तमाम वैल्यू पैरामीटर के लिए इसका आंसर 1 आएगा. लेकिन स्पेस में हमारे पास एक और एग्जांपल है विच इज कॉल्ड सर्कुलर हेलिक्स. अगर आपको याद हो तो हमने हेलिक्स को डिफाइन किया था कि वो कर्व है जिसकी जनरल पैरामीटराइजेशन है गैमा ऑफ एस इज इक्वल्स टू ए cos थीटा और एस कोमा ए sin s comma bs. This is general parameterization of a helix. If you remember, helix इस तरह का कोई कर्व है, ये कर्व है helix. Okay. But if we take that helix where a and b both are equal to 1 by 2, then we get this parameterization. अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, सेकंड डेरिवेटिव लें और उसकी मैग्नीट्यूड कंप्यूट करें या फिर दूसरा फॉर्मूला लगा के इसकी कर्वेचर फाइंड करें तो हमारे पास कर्वेचर इसकी 1 आ जाती है. बट हमारे पास इस तरह से दो कर्व बन गए. एक कर्व हमारे पास है सर्कल जिसकी कर्वेचर
कर्वेचर 1 है, कॉन्स्टेंटली 1 है, और एक हमारे पास हेलिक्स बन गया जिसकी कर्वेचर 1 है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये कर्व आपस में आइसोमेट्रिक हैं अंडर द आइसोमेट्री ऑफ आर क्यूब? क्या आर क्यूब की रोटेशन या ट्रांसलेशन से क्या आप इलिप्स को सर्कल को हेलिक्स में या हेलिक्स को सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं? सिंपल आंसर इज नो। क्योंकि ऐसा करने से अगर आपने हेलिक्स को सर्कल में कन्वर्ट करना है तो आपको इनके पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा और ये आइसोमेट्री नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस के अंदर अंदर ओनली कर्वेचर कर्व को अप टू आइसोमेट्री रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती, हमें कुछ और भी फाइंड करना होगा। सो हम अब अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं स्पेस कर्व्स के लिए। At first we give some notions to have a feel for space curves. अब टिल हमारी जो डिस्कशन है हमने ये फैसला किया है कि only curvature is not enough to find all curves and classify all curves. We need something more. एक स्पेस कर्व क्या है उसके लिए पहले समझना होगा वेक्टर फंक्शन क्या है। वेक्टर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन जो होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी और रेंज जो होगी वो स्पेस यानी आर क्यूब होगा। ये यानी t goes to 3 कोऑर्डिनेट्स x of t, y of t, z of t और ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम t वेरी करते जाएंगे हमारे पास ये r है और ये हमारे पास r3 है और अंडर दिस फंक्शन अगर हम इसमें t लेके पुट करेंगे तो हमारा कोई पॉइंट आएगा, फर्दर कोई लेके पुट करेंगे तो कोई और पॉइंट आएगा, फर्दर लेके पुट करेंगे तो कोई और पॉइंट, इस तरह पॉइंट्स आएंगे और हम जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास स्पेस में कोई कर्व आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक पिक्चर स्पेस में प्रेजेंट करने के लिए रखी हुई है, वो फंक्शन था हमारे पास t sin 1 t by 2 t 3 plus t cos t by 2 और हमने t को रिस्ट्रिक्ट किया फ्रॉम -6 to 6। So when we start putting the value of t in this, we start obtaining these points we obtain और हर पॉइंट जो होगा वो इसका कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर किसी का होगा। इसका पोजीशन वेक्टर है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर ब्लू कलर में एक दिखाया भी गया है। सो हेड ऑफ द पोजीशन वेक्टर जो होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो एक कर्व ट्रेस करेगा और ये कर्व एक स्पेस कर्व होगी। आपके सामने एक स्पेस कर्व मैंने हेलिक्स को प्लॉट किया है। हेलिक्स के लिए मैंने यहाँ पे ए को 1 लिया और बी को भी 1 लिया और इस हेलिक्स को मैं प्लॉट करके मैंने आपको प्रेजेंट किया है। दिस इज अ हेलिक्स। आप देख सकते हैं ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1 पाई बाय 2 पे, ये 1 0 0 है और आप ये देखें ये जो पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 वो एक सिलेंडर के ऊपर लाई करता है, इस सिलेंडर के ऊपर। सो ये पूरे का पूरा कर्व भी एक सिलेंडर के ऊपर रहेगा और काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा एज टी इंक्रीजेस। दिस कर्व इज कॉल्ड अ हेलिक्स। हेलिक्स की मैंने एक ज्योमेट्रिकल शेप भी दे दी, पैरामीटराइजेशन के साथ इसको प्लॉट किया हुआ भी आपको प्रेजेंट कर दिया। मैं कुछ देखना चाहता हूं कि आपके सामने ये किस तरह से नजर आएंगे। स्पेस कर्व, इसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको नजर आ रहे हैं, cos t, sin t और t, और तीनों ही कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ पैरामीटर t है।
नेक्स्ट मैं आपके सामने एक फंक्शन लिया और इसको प्लॉट किया, and this function is actually sin t, cos t and 3. Y-axis is 3, that means this curve is at y 3. So we obtain this curve at level y equal to 3 पे ये कर्व आएगा। और ये कर्व है क्या, अगर 3 को आप छोड़ दें तो sin t cos t, यानी ये एक सर्कुलर कर्व है। अब क्वेश्चन ये आपके सामने जैसे डिपिक्ट भी किया गया कि ये आपके सामने इसे एक प्लेन में भी रखा जा सकता है, तो आंसर इजी है कि ये एक प्लेन कर्व भी है, ये एक प्लेन कर्व भी है, एंड एट द सेम टाइम इसे आप एक स्पेस कर्व भी कंसीडर कर सकते हैं जिसका थर्ड कोऑर्डिनेट जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। द कर्व लाइज ऑन द प्लेन y, ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3 की, इस प्लेन की, क्योंकि ये प्लेन पैरेलल है, ठीक है। y एक्सिस इक्वल टू 3 इसकी इक्वेशन आ जाएगी, एक्स जेड प्लेन के ये पैरेलल है, ठीक है। अब हम यहां डिफाइन करेंगे इस प्लेन के ऊपर यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होगा। सिंपली यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या है, if you have this curve, this is a space curve, let's say ये हमारे पास स्पेस कर्व है कोई, और अगर हम क्या करें, इस स्पेस कर्व का डेरिवेटिव लें, और डेरिवेटिव लेने के बाद हम इसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें ताकि ये यूनिट वेक्टर आ जाए, तो हमारे पास ये टेंजेंट वेक्टर हासिल होगा। अगर हम इसकी तरफ डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये हमारे पास एट एनी पॉइंट ये टेंजेंट वेक्टर हासिल करने का मेथड होगा, और ये मेथड मोर और लेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले डिफाइन किया। फॉर एग्जांपल आपके सामने मैंने एक कर्व लिया है, स्क्वायर रूट टी माइनस टी स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स टी, और इसका मैंने अब यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है। इन टर्म्स ऑफ टी ये एक्सप्रेस हो रहा है, तो बेसिकली ये टेंजेंट वेक्टर फंक्शन भी से कंसीडर किया जा सकता है और इसे टेंजेंट वेक्टर फील्ड भी कंसीडर किया जा सकता है, और हमने सिर्फ इसके t इक्वल टू 1 पे कंप्यूट करना है। तो फर्स्ट में हमने इसका डेरिवेटिव लिया, सिंपल था, डेरिवेटिव लेके इसकी वैल्यू एट t इक्वल टू 1 पुट कर दी, तो ये वेक्टर आ गया 1/2 माइनस 1 1/2। फिर हमने क्या किया, इसकी मैग्नीट्यूड कंप्यूट की, स्क्वायर्स लेके इनका सम करके स्क्वायर रूट लिया, तो ये हमारे पास आ गया अंडर द रूट 3/2। फिर हमने यूनिट वेक्टर हासिल करने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट 1 पे हमने इसको, इस वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ये यूनिट वेक्टर आ गया। और अगर हम यूनिट वेक्टर फील्ड निकालना चाहते तो हम इसको पकड़ते सिंपल, और इसकी एक वेरिएबल मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देते, एंड देन एट दैट पॉइंट वी ऑब्टेन्ड टेंजेंट यूनिट वेक्टर फील्ड। सो क्या होता, जूं जूं टी वेरी करता उसके साथ साथ कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट वेरी करता। नाउ आवर आइडिया, स्पेस कर्व पे हमारा आइडिया क्या होना चाहिए, हमारा आइडिया होगा कि हम उस स्पेस कर्व के ऊपर जब पॉइंट को मूव करवाएं, तो प्लेन कर्व के केस में हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स देखे थे, एक टेंजेंट था और एक साइंड नॉर्मल था जो उसका मूविंग फ्रेम बना रहा था। अब स्पेस में हम तो हमें 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स चाहिए जो कि पूरे R3 को स्पैन करें, वो मूविंग फ्रेम कहलाएगा। हम उसकी थ्योरी को नेक्स्ट डेवलप करेंगे। Here we will also see space curves as level curves. तो यहाँ हम एक और स्लाइड सा इंट्रोडक्शन देंगे कि स्पेस कर्व जो है वो दो सरफेसेस के इंटरसेक्शन से भी प्लॉट हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, a line of intersection of two planes,
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये एक प्लेन है और आपके पास दूसरी ये प्लेन है, तो जहां जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो एक लाइन बनेगी। जिस तरह के आपके सामने जो घर की कमरे में जिसमें बैठे हुए हैं, एक सामने वाली दीवार ले लीजिए और कोई साइड वाली दीवार ले लीजिए, जो इंटरसेक्ट करेंगे वो एक एज आएगा, वो एक लाइन है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कर्व की पैरामीटराइजेशन के लिए हमें choose one of x y z as a function of t and solve f of x y z equal to 0, g of x y z equal to 0 for the remaining variables. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने हम ये कर रहे हैं, मैं दिखा रहा हूं कि आपके सामने एक सरफेस है z इक्वल्स टू एक्स क्यूब और एक सरफेस है साइन एक्स प्लस जेड स्क्वेयर। ये दोनों सरफेसेस एक ब्लू कलर में जो प्रेजेंट की गई है सरफेस है z इक्वल टू एक्स क्यूब, और जो दूसरी है ग्रे कलर में वो है साइन एक्स प्लस जेड स्क्वेयर। जब ये इंटरसेक्ट करती हैं तो इनका इंटरसेक्शन आपको एक कर्व दिखाया गया है ब्लैक कलर में। तो ये एक लेवल कर्व है जहां ये दोनों सरफेस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जिस लेवल पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वो एक लेवल स्पेस कर्व भी हासिल हो रहा है। इसको अलग से भी दिखाया गया है दूसरी पिक्चर में। ठीक है, तो आप लेट्स कर लें x इक्वल्स टू टी कर लें, दोनों में ये t पुट करें तो z इक्वल टू टी क्यूब होगा और y इक्वल टू होगा साइन टी प्लस z की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, अगेन टी क्यूब टी 6 आ जाएगा। तो x हमने लेट किया है t, y हमारा आया साइन टी प्लस टी 6 और z हमारा बना टी क्यूब। ये पैरामीटराइजेशन होगी इस कर्व की। ये वो पार्ट होगा जहां पर कर्व ये लेवल हासिल कर रहा है। Here again I present another example. We have two surfaces. One is this elliptic paraboloid, ये elliptic paraboloid है आपके पास 3x square plus y square की शक्ल में, ठीक है। और ये दूसरा है पैराबोलिक सिलेंडर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन सरफेसेस की डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगी। जब हमने इन दोनों को प्लॉट किया तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये बाउंड्री लाइन, ये रेड कलर का ये कर्व हासिल हुआ और ये कर्व आपके सामने प्लॉट भी किया गया। अब मैंने इस कर्व की पैरामीटराइजेशन हासिल करनी है एज एन इंटरसेक्शन। एज एन इंटरसेक्शन का मतलब है हमें वो पार्ट चाहिए जहां पे दोनों के कोऑर्डिनेट सेम होते हैं। दोनों के कोऑर्डिनेट सेम करने का मतलब है x को ले लें, टी ले लिया मैंने, x को टी लेकर इसमें भी सपोज कर दिया एक्स टी, इसमें भी टी पुट कर दिया। तो y मेरे पास यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया y इक्वल टू टी स्क्वायर, और z मेरे पास क्या आया 3t स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा t की पावर टी स्क्वायर का स्क्वायर। सो ये जो पैरामीटराइजेशन आई मेरे पास ये इस कर्व की पैरामीटराइजेशन। तो यहाँ से इजीली हम ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि आपके पास अगर दो सरफेसेस गिवन हैं, इफ यू आर गिवन टू सरफेसेस, देन यू कैन इजीली कंप्यूट। पिक्चराइज करना rather डिफिकल्ट होगा, लेकिन कंप्यूट करना कि वो कहाँ वो कर्व क्या है जो कि इन दो सरफेसेस के इंटरसेक्शन के तौर पर अपीयर हो रहा है, वो कर्व इंटरसेक्शन के तौर पर हम यहाँ पे ये फाइंड करने का तरीकाकार कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। यानी सिंपल कंप्यूटेशन से हम ये कर्व कंप्यूट कर सकते हैं। सो हमने इस लेक्चर में बेसिकली देखना चाहा है कि स्पेस कर्व्स क्या है। अभी तो डिफरेंट स्पेस कर्व्स की एग्जांपल्स देखी और फिर स्पेस कर्व्स के बारे में हमने ये बात भी मेंशन की कि ओनली कर्वेचर इज नॉट इनफ। अभी हम आगे जाके स्पेस कर्व को स्टडी करते हुए 2-3 लेक्चर्स हम इसको लगाएंगे और हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि टॉर्जन की जरूरत पड़ेगी। जो टॉर्जन क्या है नेक्स्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे। सो यहाँ तक हमने देखा कि सिंपल एक स्पेस कर्व क्या है, उसके बाद देखा कि स्पेस कर्व को पैरामीटराइज कैसे करना है, और सम टाइम स्पेस कर्व को एज अ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस हम कैसे हासिल करेंगे। सो यहाँ तक हम इसको
ख़त्म करते हैं। यहाँ से आगे नेक्स्ट टाइम इसी पे बात कंटिन्यू करेंगे। सब मज़ीद एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पे हम लेवल सरफेस लेवल कर्व ये जो हमारे पास हासिल हो रहे हैं दे आर लेवल कर्व्स। व्हाई? बिकॉज the intersection of these two surfaces are at particularly at some definite level, एक खास लेवल पे हम ये हासिल कर रहे हैं।